या तो WWE हमारे साथ खेला खेल रही है और या फिर एजे स्टाइल्स के साथ ही खेला हो रहा है, क्योंकि मुद्दा तो देख के देखो ये सीरियस सा ही लग रहा है। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, जहां पर स्टोरी लाइन ने काफी ज्यादा चीजें आगे प्रोग्रेस करी हैं और रेसल पलूजा के लिए भी कुछ जो मैचेस हैं वो ऑफिशियल हो गए हैं। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो इस बार करते हैं ऊसोस, और मैं कह रहा था आपको कल वाली वीडियो में कि क्या पता ऐसा हो सकता है कि ऊसोस जो है अपने पुराने वाले म्यूजिक के साथ एंट्रेंस कर, हो सकता है मतलब कि एक थी क्या पता है साथ में आ रहे तो एंट्रेंस कर सकते हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं क्योंकि जे ऊसो की जो एंट्रेंस है वही उनके कैरेक्टर का मेन पार्ट है, तो वो उनसे वो छीन नहीं सकते। तो जिमी ऊसो की एंट्रेंस भी होती है साथ में, ये सारे लोग जो है यीट करते हैं। आज उन्होंने मंडे नाइट रॉ वाली जो टी शर्ट है वो पहनी होती है, तो थोड़ा सा अब उसमें और भी और डिफरेंट चीजें करके लेके आ रहे हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं कि दी यूसोस आर नाउ इन योर सिटी, जो कि सुने हुए बहुत टाइम हो गया क्योंकि ब्लड लाइन के जमाने में हम लोग सुना करते थे। और जैसे ही जे ऊसो विजन के बारे में कुछ बोलने के लिए चलते हैं, आगे से म्यूजिक प्ले हो जाता है ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर का। सबसे पहले ब्रॉन ब्रेकर तो भाई इस बात से इतना ज्यादा अब तक गुस्से में है, फटा पड़ा है कि तुमने मेरे पॉल हेमन को मार कैसे दिया। ब्रॉन ब्रेकर पहले आगे बोलते हैं कि ओ भाई हेलो, जिमी ऊसो को भी वार्न करते हैं कि ये मंडे नाइट रॉ है और यहाँ पे विजन की चलती है, तुम लोग कुछ कर नहीं सकते, और तुमने पॉल हेमन के साथ क्या किया। और ऐसा बोलते बोलते ही बस ब्रॉन ब्रेकर तो भाग ही गया था इन दोनों की तरफ इनको मारने के लिए। वो तो वहां पे बिग ब्रॉनसन है जिन्होंने रोक दिया, और उसके बाद फिर ब्रॉनसन रीड बोलते हैं कि सबसे पहले तो ये सारी बातें हटाओ, तुम अपने ट्राइबल थीफ को एक्नॉलेज करो। लेकिन ऑब्वियसली वो कोई करने वाला नहीं था, उल्टा वहां पे रोमन रेंस वाले जो चैंट है वो लगने लगे, ओटीसी वाले चैंट लग रहे थे। तो इन सारे चैंट्स को रिस्पॉन्ड करते हुए बोलते हैं कि उसका हमने खात्मा कर दिया है, उसके चैंट करना तुम लोग बंद कर दो, अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। लेकिन जिमी उसने बढ़िया वाला रोस्ट मारा। यहाँ पे कहते हैं देखो ओटीसी के बारे में तो तुम बात ही मत करो, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पे विजन के सामने खड़ा होते हुए देख के। और उन्होंने पुराना वो जो सेथ रॉलिंस का आर्किटेक्ट वाला कैरेक्टर था, जब उन्होंने शील्ड को धोखा दिया था, उसके बाद जो वो जे सिक्योरिटी थी, तो उससे कुछ सिमिलर ऐसे रेफरेंस करके उन्होंने बोला कि भाई ये पीबी जे सिक्योरिटी करके वो बोल देते हैं, उस पर छोटा सा रिएक्शन उनको अच्छा सा मिल जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, वो अपनी वाली लाइन बोलते हैं जैसे उन्होंने ब्लड लाइन के टाइम में बोली थी कि यू आर द टूज एंड वी आर द वंस करके वो बोलते हैं। तो थोड़े थोड़े ब्लड लाइन के आज जो पुराने जो हमारी मेमोरीज है वो थोड़ी सी ताजा हो रही थी। और उसके बाद वो यही बोलते हैं कि पॉल हेमन से ही तुम ऑर्डर्स लेके आ रहे हो ना, तो वो बहुत सारे उनको नाम देते हैं कि वाइज मैन, ओरेकल, और साथ में वो कहते हैं कि जैसा हमारा रोमन बोलता है डम एस। तो ये सुन के तो बिल्कुल और ब्रॉन ब्रेकर की फूक जाती है। लेकिन यहां से मैच ऑफिशियल होना था जो कि एक्सपेक्टेड भी था, ऊसोस वर्सेस ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर एट रेसल पलूजा। अब ऊसोस बोलते हैं कि चलो भाई वेट करने की जरूरत नहीं है, अभी आके लड़ लेते हैं। लेकिन ब्रॉनसन रीड ने पता क्या बोला, बहुत लॉजिकल चीज बोली लेकिन फनी भी लगी। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम वेट कर लेंगे रेसल पलूजा तक, हमको ज्यादा कोई जल्दी नहीं है। उस पर जो मिल्वॉकी का क्राउड है वो बू भी करता है। अब इसके बाद पीछे से आके एलन नाइट ने अटैक कर दिया ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर दोनों के ऊपर। फिर ऊसोस ने भी अपनी डाइव लगाई, हीट और ये वाले जो पंचेस है वो हमने ब्रॉनसन रीड के लिए देखे। और इस दौरान एक मूवमेंट हुआ जहां पे एलन नाइट और जे ऊसो इस तरीके से लड़ रहे थे कि लड़ क्या रहे थे, बहस कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। फिर ब्रॉनसन रीड ने आके जे ऊसो को पिचका दिया। तो ये स्टैंड टॉल तो किया बेफेस वाली टीम ने, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस साफ नजर आ रहे थे कि भाई जे ऊसो को एलन नाइट से प्रॉब्लम है, एलन नाइट को जे ऊसो से प्रॉब्लम है। जिमी ऊसो बीच में बस देख रहा भाई क्यों लड़ रहे हैं, अच्छा शांति से भी तो जो चीजें हैं, जो बातें हैं उसको निपटाया जा सकता है, कुछ इस तरीके से कहना था फिर उनका। तो अब इससे ये भी पता चल रहा है कि ये स्टोरी कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि प्रॉब्लम अभी भी है जे ऊसो और एलन नाइट के बीच में, भले ये बेफेस सुपरस्टार्स क्यों ही ना। और आपको पता है ट्रिपल एच की हैबिट है इस तरीके से बुक करने की। इसके बाद नेक्स्ट एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज होती है, और अगर आप नेटफ्लिक्स पर इसको लाइव देख रहे होगे तो उसी टाइम पे दिखा था, क्योंकि जब नेटफ्लिक्स पे एक बार लाइव होने के बाद शो डल जाता है तो उसके बाद जो कमर्शियल्स में चीजें होती हैं वो पता नहीं चलती। तो क्या होता है, एजे स्टाइल्स अपनी एंट्री करते हैं और उसके बाद उन्होंने कमर्शियल में एक प्रोमो कट किया। कहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी बैक वॉच करने के लिए कोई नहीं है, मतलब वो बोलते हैं कि मेरे साथ यहाँ पे कोई नहीं है, गैलोज यहाँ पर नहीं है, एंडरसन यहाँ पर नहीं है। एजे स्टाइल्स खुद भी बोलते हैं कि हम कमर्शियल ब्रेक पर हैं एंड यू आर नॉट सपोज टू हियर दिस, जो भी वो बात बोलने जा रहे हैं, और वो थी कि somebody doesn't want me here। वो ऐसे करके बताते हैं कि जैसे कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है और कोई बंदा उनको यहाँ नहीं देखना चाह रहा। और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ट्रिपल एच के बारे में था और एक कमर्शियल ब्रेक पे बोला गया। तो ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन जिस तरीके से रिसेंट टाइम में WWE ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया है ऐसी चीजें बता के कि ये रियल लाइफ थिंग है, लेकिन इसके बाद वो निकल के आती है एक स्टोरी जैसा रूल्स ऑफ द
सेंचुरी हमने देखा था, सेथ रॉलिंस का कैश इन देखा था जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन गए थे। तो क्या ये वैसी वाली चीज है या फिर ये रियल वाली ही चीज है? क्योंकि आपको पता है अभी इंटरनेट पे एजे स्टाइल्स के सपोर्ट में बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो ये देखते हैं स्टोरी है या ये कहाँ जाती है आगे। बट मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी ही है, क्योंकि वरना फिर कमर्शियल ब्रेक में इस तरीके से जाके वो पर्टिकुलर शब्दों का इस्तेमाल शायद नहीं करते एजे स्टाइल्स। आज एजे स्टाइल्स का जो गियर था वो किस किस को याद दिलाया भाई? उस वाले स्मैकडाउन की जिस हाउस को एजे स्टाइल्स ने बिल्ड किया था, क्योंकि उस टाइम पे ही आई थिंक नहीं, मैंने देखा ही है सबसे ज्यादा इसी वाले जो गियर को है वो पहना करते हैं। मतलब इमेज ऐसी आ रही है स्मैकडाउन पे बंदे के पास चैंपियनशिप है और उसने अपनी ये जो ब्लू वाली पैंट्स है उसको पहना हुआ है। अब आज उनका मैच था एल ग्रांडे के साथ में। मैच से पहले ही एजे स्टाइल्स को इतना गुस्सा था कि उन्होंने एल ग्रांडे को पेल दिया। दूसरा अमेरिकानो भी आ जाता लेकिन ड्रैगन ली ने हेल्प कर दी और वो क्या मस्त तरीके से उन्होंने स्टाइल्स क्लैश के लिए उनको पकड़ा, फिनिशर लगा के जो मैच है वो एजे स्टाइल्स जीत गए हैं। तो अब देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहे थे एजे स्टाइल्स, क्या इसका हमको फॉलो अप भी मिलता है या फिर सिर्फ एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए था। लेकिन डेफिनेटली इन बातों के बाद लोग अगेंस्ट में खड़े हो गए हैं ट्रिपल एच के कि भैया एजे स्टाइल्स का भी आखिरी साल ही चल रहा है शायद ये, तो हमको उनकी अच्छी बुकिंग चाहिए, हमको उनको चैंपियन बनते हुए देखना है। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है, निकी, बेला और ईओ स्काई आपस में बातें कर रही होती हैं। तो अब बिल्कुल भी आस्का को पसंद नहीं है कि ईओ स्काई किसी और से बात कर ले, तो बीच में ही आस्का आ जाते। निकी बेला ने बोला भाई बहन देख ले मैं बात कर रही थी बीच में। उन्होंने कहा अच्छा प्रॉब्लम है, आके निपट लेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने जो मैच है आज के शो के लिए उसको भी ऑफिशियल कर दिया। और कायरी सेन का हर बार का ही है, वो पहले नहीं जाती आस्का के साथ में, फिर पीछे जब आस्का चिल्लाती है ना ऐसे मम्मी की तरह कायरी, तो जाके फिर कायरी को भागना पड़ता है। तो वो वाला एंगल ये स्टोरी में आगे दिखा रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, मस्त लग रहा है देखने में। और आस्का का कैरेक्टर डेफिनेटली जैसा ये चाह रहे थे वैसा बन रहा है। एक ऐसी महिला जो कि इरिटेट कर रही है और भले ही उसका कैरेक्टर अभी आप ये भी नहीं समझ सकते कि वो हील में है या फेस में है, वैसे तो हील की तरफ ही वो ज्यादा आप बोल सकते हो, बट बहुत यूनिक वे में वो आस्का को बुक कर रहे हैं। मजा आ रहा है जिसको देख के। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है लारा वाल्किरी वर्सेस रकेल रोड्रिगेज का। ये मैच मेरे हिसाब से थोड़ा शॉकिंग रिजल्ट लेके आता है, क्योंकि इस मैच में विक्ट्री होगी रकेल रोड्रिगेज की अपने तहाना बॉम्ब के साथ, जो उन्होंने वहां से पकड़ के उनको गिराया था। लारा वाल्किरी खुद एक पुश पर हैं और अगर उनके सामने किसी को विक्ट्री मिल रही है तो मतलब कि भाई इस समय आप कह सकते हो रकेल रोड्रिगेज को भी बैक स्टेज अच्छा प्रेज मिल रहा है, जिस वजह से उनको इस मैच में विक्ट्री मिली। एक वो स्पॉट बहुत बढ़िया था इस मैच में, जब कॉर्नर पे जाके उन्होंने बाल पकड़ के और वो चोटी पकड़ के ऐसे खींच दिया था, तो वो थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा था देखने में। बाकी मैच में उनकी विक्ट्री हो गई, रॉक्सेन भी रिंग साइड पे ही थी, तो उससे भी उनको थोड़ी बहुत जो हेल्प हो जाती है। इसके बाद हमको बैक स्टेज से सेगमेंट दिखता है जहां पे जे ऊसो ने अपने बैग वैग बांध लिया है और जिमी ऊसो कह रहा भाई कहाँ जा रहा है वगैरह, जा रहा हूँ मैं घर। वो कहता है रुक जा भाई, पता नहीं तुझे आज अभी एले नाइट और ब्रॉन्सन रीड का मैच है वगैरह, उससे मुझे क्या। तो फिर जिमी ऊसो कहते भाई तू इतना सेल्फिश कैसे हो गया, तुझे पता नहीं है विजन हम सबकी प्रॉब्लम है, तो तू ऐसे कैसे चले जा रहा है, तू तो रोमन की तरह साउंड कर रहा है, ऐसा जिमी ऊसो ने बोला है जे ऊसो को। तो ये एक बहुत ही पर्सनल लाइन हो गई जो कि ना सिर्फ जे ऊसो को चुभने वाली थी बल्कि रोमन रेंज के लिए भी चुभने वाली थी, क्योंकि अब तो शायद इनके बीच में जो मामला है वो सारा सेटल हो गया है। तो क्या है किसी और स्टोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम इसमें ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं या फिर जस्ट एक लाइन थी? अब आप देख लो इसको किस तरीके से समझना है। लेकिन फिर जे ऊसो का पता नहीं चला कि अभी तो बस ऐसा ही है कि ठीक है हाँ जिमी ऊसो ने बोला, बट उनको इस चीज से ज्यादा कोई लेना देना है नहीं कि आज एले नाइट का मैच है चाहे ब्रॉन्सन रीड का मैच है। जिमी ऊसो का कैरेक्टर यहाँ देखो कितना इंपॉर्टेंट फिर हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्टोरी लाइन में अब जिमी ऊसो जो कि ना इधर जा सकता है पूरा ना उधर जा सकता है, थोड़ा थोड़ा कायरी सेन वाली सिचुएशन नहीं हो गई कि उसको सबके साथ बना के भी रखनी है लेकिन वो गलत होते हुए नहीं देख सकता, तो वैसा इस समय कैरेक्टर चल रहा है जिमी ऊसो का। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आती है एजे ली और एजे ली की एंट्रेंस हुई और उनका म्यूजिक सुनते हुए आज फिर भी लगा कि सही में म्यूजिक बज रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू में, क्योंकि इसको सुने हुए जो है 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ ही आई आज एजे ली, तो वो भी देखने में ऐसा लग रहा था कि यार ये बंदी आते ही चैंपियन भी बन गई है। वेलकम बैक के चैंट्स लग रहे थे और वो यहाँ पे स्पेसिफिक उन लोगों को बताती हैं कि जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतने पगला क्यों रहे हैं अगर मैं वापस आ गई हूँ। तो वो कहते हैं कि 10 साल पहले जो लोग नहीं थे उनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, माय नेम इज एजे ली। और क्या लाइन उन्होंने बोली, आई एम योर फेवरेट रेसलर्स फेवरेट रेसलर, यानी तुम्हारे जो पसंदीदा सुपरस्टार्स हैं उनकी मैं पसंदीदा हूं, ऐसा एजे ली बता रही होती, क्योंकि जिस टाइम पे पूरा विमेंस रेवोल्यूशन एवोल्यूशन चल रहा था वहां पे इन सुपरस्टार्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और वो यहाँ पे बता दें कि 10 साल बाद मुझे लगा मैं रिटायर हो गई हूँ, मेरी वो स्टोरी का एंड है, मेरी मेंटल हेल्थ की जर्नी थी, मैंने थेरेपी ली, मैं उसके बाद ठीक हो गई, फिर मैंने अपनी उस मेंटल वो जो केओस चल रहा था उसको सुपर पावर में बना दिया। एक तरीके से मोटिवेशनल स्पीच सी थी। और फिर वो बताते हैं कि चलो ठीक था तब तक तो जब तक मैं अपने पति को देख रही थी लड़ते हुए ड्रू मैकिंटायर से, सेथ रॉलिंस से, जॉन सीना से, लेकिन
लेकिन जब मैंने बेकी लिंच को देखा मुझे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट फील होने लगी। और सही बताऊं तो बेकी लिंच और मैं दोस्त भी हो सकते थे, लेकिन उसने मेरे पति को मारा। और ऐसा बोलते ही फिर बेकी लिंच का म्यूजिक हिट हो जाता है। बेकी लिंच बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई है सेथ रॉलिंस से। उनके पीछे कपड़े हैं वो सेथ रॉलिंस के स्टाइल में बहुत ज्यादा लग रहे थे। आते ही उन्होंने प्रोमो कट किया, कहते हैं कि ये स्टैंक हैज हस्बैंड के बारे में तो कुछ बात भी नहीं, इट इज नॉट अबाउट योर स्टैंक हैज हस्बैंड। फिर तुम सारे स्टूपिड लोगों को नजर नहीं आ रहा क्या कि ये एजे ली ने मेरी चैंपियनशिप पहनी हुई है। फिर कहते ओ हाँ तुम तो मिलवॉकी वाले हो ना, तुम सारे लोग तो स्टूपिड ही हो। कहती है मैं ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर ऑफ ऑल टाइम हूं। मैं अकेले नहीं कहती, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ऐसा कहता है। तो जब ये लाइन बेकी लिंच जब बोलती है ना, अब तो बिल्कुल मैंने बोला था ना कि उन्होंने अपने प्रोमो का ही उसको एक तरीके से कैच फ्रेज टाइप का ही बना दिया। तो बेकी लिंच उसको उसी तरीके से यूज कर रही है। यूज सक के जब वहां पे चैंट लगे तो बेकी लिंच ने बोला कि अब तो मुझे लग रहा मुझे थेरेपी पे जाने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद तो ये बहुत ज्यादा उनकी तरफ से फनी था। इस मूवमेंट पे ना एक बार बेकी लिंच ने अपना चश्मा भी उतार दिया तो उनकी वो जो ब्लैक आई है वो नजर आती है, जिसको एजे ली ने स्पॉट कर लिया था। फिर इसके बाद क्या होता है कि एजे ली ने जब ऐसा बोला तो बेकी लिंच ने उसको दोबारा पहन लिया। तो एक सिंपल सी बात बोलती है एजे ली की, ठीक है अगर तू ग्रेटेस्ट फीमेल रेसलर ऑफ ऑल टाइम है ना तो ठीक है भाई, यहाँ पे तेरी बेल्ट है, इसको लेके चले जा। बेकी लिंच जाने तो लगती है, लेकिन उसके बाद फिर वो रुक गई और उल्टा बेकी लिंच ने ही दाव खेल लिया एजे ली के ऊपर कि कहां है तेरा पति, कैसे वो छुपे फिर रहा है। चलो मैं बताती हूँ असली मर्द क्या होता है। और उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेथ रॉलिंस को। फिर बेकी लिंच का हॉट हस्बैंड निकल के आता है और यहाँ पे बेकी लिंच को देखना अपने पति से बिल्कुल वैसे ही बोल रही थी सेथ रॉलिंस कि देख देख इसने मेरे साथ गलत कर दिया, मेरी बेल्ट ही ले गया। तो सेथ रॉलिंस ऐसे आएगी जैसे कि अच्छा ठीक है मैं आके सारा जो मामला है वो सुलटाने वाला हूँ। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि सबसे पहले तुम सारे के सारे लोग शांत हो जाओ, बहुत सिंपल है, मैं आऊंगा ये टाइटल मैं लूंगा, उसके बाद मैं बेकी लिंच को दूंगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो एजे ली कहते हैं ना 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 ऐसा नहीं होने वाला। वो कहते हैं मेरे पास बेटर आइडिया है। पहला ऑप्शन आजा बेकी लिंच, तू रिस्क ले सकती है इस टाइटल को लेके जाने का और हो सकता है तेरी दूसरी भी ब्लैक आई मैं कर दूं। या फिर दूसरा ऑप्शन कि तुम टैग टीम मैच के लिए अग्री कर जाओ। और ये वही टैग टीम मैच है जिसके ऑब्वियसली रूमर्स चल रहे थे, बेकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक एंड एजे ली। सेथ रॉलिंस कहता है कहां चक्कर में पड़े हुए हो तुम, ठीक है मैं वो बंदा हूं जो कि शो को चलाता हूं, एजे ली तो शायद पुराने टाइम के तो पता नहीं होगा क्या चल रहा है। अब मैं डायरेक्टली यहां पे आऊंगा, अपनी बीवी को दूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। सेथ रॉलिंस ने रिंग में एंटर भी कर दिया, लेकिन एजे ली ने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब रास्ता ब्लॉक कर दिया तो इधर से जाए तो भी ना लेने दें, उधर से जाए तो भी ना लेने दें। इतने में सीएम पंक भी निकल के आ गया और वो मूवमेंट बड़ा सही लगा जब वो पीछे से आके बेकी लिंच टकरा जाती है उनके। और बेकी लिंच बहुत ज्यादा डिसगस्टेड फील कर रही थी, ये कहां से निकल के आ गया सीएम पंक। और उसके बाद सीएम पंक सीधा रिंग में गए, वो जीटीएस के लिए लिफ्ट करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस को वहां से फिर भगना पड़ जाता है। और सेथ रॉलिंस को ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने मैच के लिए अग्री कर लिया। बेकी लिंच कह रही है कैसे अग्री कर लिया तूने, मतलब उनका अग्रीमेंट नहीं था इस मैच को देने में, लेकिन सेथ रॉलिंस को गुस्से में थोड़ा आग बबूला हो गया। और डब्ल्यूडब्ल्यू की ऐसे टिपिकल ट्रिक रहती है तो वैसे करके ये हो गया। एंड देन उसके बाद वो जो चैंपियनशिप बेल्ट है एजे ली ने वो बेकी लिंच की तरफ भी फेंक दी है। तो रेसल पलूजा के लिए ये जो टैग टीम मैच है उसको डब्ल्यूडब्ल्यू ने फाइनली ऑफिशियल कर दिया। इसके बाद शो पर पेंटा वर्सेस रूसेव का भी मैच था। न्यू डे एंड ग्रेसन वॉलर भी इस मैच में घुस जाते हैं। पेंटा ने डाइव लगा के उनको सब बिल्कुल गिरा दिया और मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के ऊपर रूसेव ने किकआउट किया और सिर्फ अपने मार्च का किक के साथ रूसेव वाला मैच जीते। भाई कुछ तगड़ी ही बुकिंग चल रही है इस समय रूसेव की। डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली उनको तगड़ा वाला पुश कर रही है जो कि उनके कैरेक्टर के लिए भी ऑब्वियसली बहुत बढ़िया है। अब इसके बाद बैक स्टेज से एक और सेगमेंट था जिमी ऊसो एंड एले नाइट का, और यहाँ पे वो यारी दोस्ती करने की बात कर रहे होते, लेकिन एले नाइट ने साफ साफ बोल दिया कि देख जे ऊसो ने मुझे कॉस्ट करवाया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को, और वो पुराने ब्लड लाइन के टाइम की बात करते हैं कि तू ही वो बंदा था ना जिसकी वजह से मैं चैंपियन भी नहीं बन पाया रोमन रेंस के सामने। तो अगर तू हेल्प करना चाहता है तो ऐसी हेल्प कर दे कि मेरी कोई भी हेल्प मत कर। तो सिंपल बिल्कुल एले नाइट ने बोल दिया था कि मेरे मैच में घुसने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। मैच होता है इसके बाद निकी बेला वर्सेस आस्का के बीच में, और मैं ही सोच रहा था कि यार इस मैच का जो विनर है वो शायद बहुत ज्यादा ऐसा होने वाला है कि अरे कौन जीतेगा मैच, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक तरफा ही काम किया इसमें, क्योंकि निकी बेला ने इस मैच में टैप आउट किया है। तो अगर हारी तो हारी वो अलग बात थी, लेकिन टैप आउट करके निकी बेला मैच आ रही है। जिसके बाद बैक स्टेज से निकी और आस्का के बीच में धक्का मुक्की भी हो जाती है। फिर वहां पे रिया रिप्ली भी आ जाती है, फिर वो पूछते तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, फिर आस्का ने बोला तुम दोनों मेरी प्रॉब्लम हो, और फिर वो वहां से चली जाती है। और कायरी नहीं जाती तो फिर से वो मम्मी की तरह चिल्ला के आस्का ने कायरी करके जो चिल्ला के बोला तो कायरी को फिर से वहां से जाना पड़ जाता। तो यहाँ पे मैं सेंस कर रहा हूँ कि शायद एक टैग टीम मैचअप होने वाला है, और इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब इसमें ईओ स्काई का किस तरीके से रोल होता है। और अब आता है शो का मेन इवेंट जो कि था एले नाइट वर्सेस ब्रॉनसन रीड का मैच। एक अच्छा बैक एंड फोर्थ एक्शन था। ब्रॉन ब्रेकर रिंग साइड से तो उनको चुल करनी ही थी। वो टाइम कीपर वाले एरिया में एले नाइट ने एक बार जो घुसेड़ा ब्रॉनसन रीड को और उसके
बाद जंप लगाई, वो काफी कूल लग रहा था देखने में। और मैच का जो फिनिशिंग सीक्वेंस है वो कुछ ऐसे होता है जब एले नाइट बीएफटी के लिए जाते हैं, लेकिन ब्रॉनसन रीड ने धक्का दे दिया, उसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर गिर गए। और आज तो सुनामी भी नहीं लगाई ब्रॉनसन रीड ने भाई। आज तो मुझे लग रहा है कि ऑल्टरनेटिव फिनिशर के साथ ही हर एक बंदा आया था, उन्होंने अपना जो वैली ड्राइवर है वही लगाया और उसी के ऊपर उन्होंने पिन कर दिया एले नाइट को। एले नाइट को पिन किया है तो ऐसा वैसा भी नहीं, किसी को भी पिन कर दिया। तो यहाँ पे ब्रॉनसन रीड की बड़ी तगड़ी बुकिंग चल रही है। मैच जीतने के बाद फिर इन लोगों का सिंपल सा फंडा रहता है अटैक करने का। जिमी ऊसो आते हैं सेव करने के लिए, सुपर किक्स उन्होंने लगाई, लेकिन फिर ब्रॉन ब्रेकर का स्पीयर लगा और क्या मस्त जिमी ऊसो ने उसके ऊपर सेल किया। अब जिमी ऊसो ही पिटने लग जाते हैं, फिर जे ऊसो निकल के उन्होंने भी थोड़ा मारा, लेकिन फिर उनको भी स्पीयर लग गया। अब ये दोनों ब्रॉनसन्स ने जो है तबाही मचानी और आतंक मचाना अपना शुरू कर दिया है। ऊसोस को लिटा दिया था और सुनामी हिट करने के लिए जाते हैं ब्रॉनसन रीड, लेकिन एले नाइट ने वहां पे सेव कर लिया स्टील चेयर के साथ। और फिर ऐसे सेव कर लिया तो ठीक है, यारी दोस्ती उनकी जिमी ऊसो के साथ तो हो ही गई थी, उन्होंने उठाया और वो पूछते भी एक बार जे ऊसो से आर वी गुड ऐसे करके। लेकिन एक बहुत ही शॉकिंग मूव पुल किया, मुझे तो देख के लग रहा था कि बस हाँ ठीक है मंडे नाइट रॉ खत्म हो गई है, लेकिन जे ऊसो ने एले नाइट को स्पीयर मार दिया है। मतलब उन्होंने बचाया भी आके, लेकिन उसके बावजूद भी जे ऊसो ने एले नाइट को स्पीयर मारा, जिसपे क्राउड की तरफ से बू भी हुआ। लेकिन जब फिर उन्होंने यीट करा तो फिर क्राउड ने साथ में यीट भी करा। जिमी ऊसो कंफ्यूज्ड है कि भाई ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो कुछ एक नया एलिमेंट, एक डेप्थ जो हम कहते हैं ना जे ऊसो कैरेक्टर में मिसिंग है, शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको ऐड करने का ट्राई कर रही है। और यहां से अब देखते हैं जे ऊसो का कैरेक्टर किस तरीके से जाता है, क्योंकि ये सिंपल सा बंदा नहीं लग रहा, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। आज के मंडे नाइट रॉ को रेट करें तो इसको रेट किया जाएगा 3.5 स्टार। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा लगा पर्पसली थोड़ा सा हल्का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देने की कोशिश करी है। बाकी मेंबरशिप वाले कंटेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।